नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत में। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबरें कौन सी, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा वादा है आपसे। इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। और एक दुखद खबर कल दीपिका आई मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पे जबरदस्त धमाके हुए। पटाखा फैक्ट्री में 3 किलोमीटर दूर से इस धमाके की आवाज सुनी गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि भगदड़ मच गई। मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता गया। पहले 5, 6 और अब ये खबर मिल रही है कि 11 लोगों की जान जा चुकी है, 200 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इतने बड़े हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, देखिए इस पर रिपोर्ट। परमाणु बम जैसे धमाके, आसमान तक उठती लपटें, धुआं धुआं पूरा इलाका। हरदा पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका। मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि धू धू कर आसपास के मकान तक जलने लगे। आग के बाद बारूद का जखीरा परमाणु बम या ज्वालामुखी की तरह फटा। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। धमाका इतना भीषण था कि 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आसमान तक उठती लपटें और कान के पर्दे फाड़ देने वाले धमाकों के बीच करीब 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल में भर्ती हरदा हादसे के घायलों से मुलाकात की और कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हरदा में जो कुछ भी हुआ वो बेहद डरावना था। ब्लास्ट के बाद तबाही का खौफनाक मंजर देखिए। जहां घर, दुकान, मकान हुआ करते थे, वहां आज सिर्फ राख ही राख है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। ये कोई पहली दफा नहीं, 4 साल पहले भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। उस घटना में भी 4 लोगों की मौत हो गई थी। और अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दवा की फैक्ट्री में अचानक से भयानक आग लग गई और इस आग ने पूरी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दवा फैक्ट्री में लगी आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। ये आग इतनी भीषण थी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग में धधकती नजर आई। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो जिस वक्त दवा की फैक्ट्री में आग लगी थी, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर 1500 कर्मचारी मौजूद थे। आग लगने से वहां भगदड़ मच गई और फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बाहर निकल कर आए। आग की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद दवा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, अभी तक इसकी जांच चल रही है। लेकिन दवा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। राजस्थान की कोटा से हादसे का ऐसा मंजर सामने आया जिसे देख लोगों का दिल दहल गया। पहले आप सीसीटीवी में कैद मकान गिरने का ये वीडियो देखिए। पलक झपकते या ये कहें कि महज चंद सेकंड के अंदर 2 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। हादसे में क्या हुआ, अब इसे भी जान लीजिए। सीसीटीवी में कैद वीडियो के मुताबिक मकान के अंदर से ऑरेंज रंग की शर्ट पहने चौकीदार बाहर निकलता है, तो वहीं एक औरत और वहीं बैठे कुछ लोग भी मकान की तरफ देखते हुए उससे दूर हो जाते हैं। तभी अचानक मकान टूटने लगता है और वहां भगदड़ मच जाती है। मकान जब टूटता है तो ऑरेंज रंग की शर्ट पहना चौकीदार मलबे की चपेट में आ जाता है, जबकि वहां मौजूद औरतें भागकर अपनी जान बचा लेती हैं। मकान गिरने के बाद वहां पूरा धूल का गुबार उठ जाता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने मलबे से चौकीदार का शव निकाल लिया और वहां से मलबा हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मकान 20 साल पुराना था
उसके बगल में ही एक और मकान का निर्माण हो रहा था, जिसकी खुदाई और नींव को लेकर लापरवाही बरती गई, जिससे 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। तो राजधानी दिल्ली में तो इस वक्त मौसम सुहाना है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात करें, खासतौर पर गुलमर्ग की, तो वहां पर बर्फ ही बर्फ छाई हुई है और सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। पहाड़ों पर जाने का अगर आप भी प्लान बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट को पहले देख लीजिए। ये स्विट्जरलैंड नहीं, कश्मीर है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। पहाड़ियाँ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में आए बर्फीले तूफान से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी का मजा लेने आए लोग बर्फ के बीच फंस गए हैं। गुलमर्ग में भयानक एवलांच के बाद अभी भी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग स्केटिंग करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बता दें, गुलमर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां दुनिया भर से टूरिस्ट स्कीइंग करने के लिए आते हैं। सैलानी इस हिल स्टेशन पर बर्फ से जुड़ी कई एक्टिविटी करते हैं और बर्फ के फाहों को हाथ से छूकर खुशी महसूस करते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से हो रही बर्फबारी पर आज विराम लग सकता है, यानी ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना होगा। गुलमर्ग की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन दीपिका, अगर बर्फबारी कम होती है तब तो लोगों को बहुत मजा आता है, लेकिन यही बर्फबारी मुसीबत बन जाती है जब ये हद से ज्यादा हो जाए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुआ। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बर्फ के कारण ढक चुकी हैं। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, बिजली वहां पर ठप हो चुकी है। बर्फबारी वहां पर इतनी हो रही है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर अपनी जिंदगी कैसे जिए। बर्फबारी की तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। लगातार हो रही भारी बर्फबारी से नई आफत खड़ी हो गई है। 6 नेशनल हाईवे ठप हो गए हैं। रोहतांग से मनाली तक 241 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई इलाकों में बिजली अभी भी गुल है। डलहौजी से शिमला तक, कुल्लू से कांगड़ा तक जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाइप के अंदर का पानी भी जम गया है, नल जाम हो गए हैं। पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से बिगड़ते हालात को देखते हुए 15,000 कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर शिमला में देखा गया, जहां कई सड़कें बर्फ से ढकी हुई नजर आई। इन सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। नेशनल हाईवे और सड़कें बंद हो जाने की वजह से बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक जहां तहां फंसे हुए हैं। इसके साथ ही बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो न सिर्फ हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर घाटी, बल्कि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। हालांकि सैलानी काफी खुश हैं, लेकिन वहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जो बर्फ की वजह से बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। क्या वहां पर हालात है, देखिए रिपोर्ट में। देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि बर्फबारी की वजह से उत्तराखंड का क्या हाल है। बाबा केदारनाथ की नगरी अब कैसी नजर आ रही है। आस्था का आसमान कैसे सफेद चादरों से ढक गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के केदारनाथ की हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अलम ये है कि नंदी का सिर भी बर्फ से ढक गया है। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम के हालात देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। प्रदेश के चमोली जिले में बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, केदारनाथ मार्ग भी चोपटा के पास बंद हो गया है। इधर जोशीमठ औली मार्ग भी भारी बर्फबारी के चलते बंद है। ये सभी रास्ते बंद होने की वजह से स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ा है कि बर्फबारी से चमोली के कई गांव भी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि इन इलाकों में कल भी कुछ ऐसा ही माहौल था। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बर्फबारी से गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग सुखी टॉप से आगे बंद हो गया था।
और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के मामले में आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। 31 जनवरी से व्यास जी तहखाने की पूजा हो रही है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई थी, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष के लोग कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है मुस्लिम पक्ष की याचिका पर, जिसमें वाराणसी जिला अदालत के व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के मामले के खिलाफ याचिका लगाई गई है। और मंगलवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी और आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका लगाई है व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत वाराणसी कोर्ट से मिलने के बाद। और अब बात करते हैं एक ऐसे परिवार की जिसमें जंग छिड़ी हुई है और इस बार बाजी भतीजे ने मारी। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो पवार फैमिली का है, जिसमें चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दे दिया है। मतलब ये है कि शरद पवार जिन्होंने ये पार्टी बनाई, अब आखिरकार वो हो गई है उनके भतीजे की। और शरद गुट के पास अब ऑप्शन क्या है, ये जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बता देते हैं। ढोल बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अजीत पवार के जयकारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां एनसीपी का हाल ही में शिवसेना जैसा हाल हो गया। चुनाव आयोग ने एनसीपी का असली हकदार अजीत पवार को माना है। पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। अजीत पवार की खुशी लाजमी है, क्योंकि न सिर्फ पार्टी बल्कि पार्टी का सिंबल यानी घड़ी भी अजीत पवार को ही मिली है। लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को क्या दिया, ये जान लीजिए। आयोग ने शरद पवार गुट को नए सियासी दल का नाम चुनने के लिए 3 विकल्प देने को कहा। इसके लिए शरद पवार गुट आज दोपहर 3 बजे तक अपने सुझाव भेज सकता है। 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। इस फैसले से शरद पवार गुट मायूस है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। हमारे पास शरद पवार है, जिन्होंने आज तक इनको पॉलिटिकल जन्म दिया और उनको जिंदा रखा। वो शरद पवार हमारे पास है। मौत इनकी आएगी पॉलिटिकल, हमारी नहीं। कानूनी रूप से कोई रास्ता बचता है अभी भी आपके बहुत है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। यकीनन शरद पवार गुट के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है और सुप्रिया सुले ने भी इसका ऐलान कर दिया है। और चलिए बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के बाकी नेता हैं, उन पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड मामले को लेकर के कल अरविंद केजरीवाल के पीए और साथ ही एक और सांसद के ऊपर छापेमार कार्रवाई हुई। और ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज है और कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीति से ही प्रेरित होकर के किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि भैया भ्रष्टाचार का जवाब जनता और कानून लेकर रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी से राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आप सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के पीए समेत 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पूरे प्रकरण को लेकर अगर आपको बताएं तो दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले से जुड़े 11 मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शरद कुमार के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। जहां आपको दिखा रहा है, देखिए किस तरीके से एनडी गुप्ता के भी घर पे जब टीम पहुंची थी वो सुबह 7 बजे और उसके बाद तकरीबन 10 बजे के आसपास रात में एनडी गुप्ता के घर से वो टीम निकल चुकी है ईडी की। जहां आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो घर है एनडी गुप्ता का, जहां तकरीबन 15 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। ईडी के एक्शन पर भड़के केजरीवाल ने ट्वीट करके इस रेड को गुंडागर्दी और राजनीति से प्रेरित बताया। ये हमें डराने की एक टेक्निक है, क्योंकि हमने बताया था कि आज हम एक्सपोजे करने वाले हैं, पर हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। हम इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है, जिसका हिसाब कानून भी लेगा और जनता भी।
लगातार इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस आ रहे हैं और लगातार ये फंसते जा रहे हैं। दिल्ली हैरान है कि कैसे चोर उचक्के भ्रमित करके जनता को और गद्दी पे बैठ गए। अब इनका कानून भी संज्ञान लेगा, दिल्ली की जनता भी संज्ञान लेगा। आम आदमी पार्टी ईडी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाले में समन मिलने के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर ईडी की शिकायत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जो कि बेहद ही नजदीक आ चुका है। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कौन एक साथ है। ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो आरएलडी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है और ये जो खेला होने वाला है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और इस बार कौन ये करने वाला है, उनका नाम है क्या, ये भी हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए पूरा अपडेट। क्या यूपी में अखिलेश रह गए अकेला? एसपी क्यों गई खल, जयंत कहां दिए चल? सवाल इसलिए क्योंकि सियासी हलचल तेज हो गई है। अब तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहे थे, लेकिन खबरों की माने तो ये रिश्ता जल्द ही टूटने वाला है। जल्दी अखिलेश और जयंत का साथ छूटने वाला है। अखिलेश रोक ना पाए, जयंत चौधरी भी कह देंगे बाय। विपक्षी गठबंधन को किसकी लग गई हाय? बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सूत्रों की माने तो जाटलैंड में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिले जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील संभव। बीजेपी ने आरएलडी को 4 से 5 सीटों की पेशकश की। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो सकता है। अब सवाल है कि जब एसपी की ओर से आरएलडी को 7 सीटें दी जा रही थी, फिर आरएलडी कम सीट पर क्यों मान गई? दरअसल एसपी जो 7 सीटें दे रही थी उसमें से 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार ही आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले थे। इधर बीजेपी 4 सीट आरएलडी को दे रही है। अब सबूत देख लीजिए। दरअसल अब तक कांग्रेस से छिटके दिख रहे अखिलेश राहुल का हाथ थामने को तैयार है। जल्द ही दोनों न्याय यात्रा में दिखने वाले हैं और खबर है कि वो अमेठी या रायबरेली की यात्रा में 16 फरवरी को शामिल होंगे। तो क्या एक बार फिर यूपी के लड़के ही साथ मिलकर लड़ेंगे? और अगर यही हुआ फिर ये दोनों कितनी देर तक अड़ेंगे? और चुनावी मौसम हो दीपिका, तो ये फेरबदल तो होते रहते हैं और ये जो बैड न्यूज है वो सिर्फ विपक्षी गठबंधन के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी भी अपना सियासी रास्ता बदल सकते हैं। जी हाँ, खबर यही मिल रही है कि इस बार वरुण गांधी बीजेपी की टिकट पर अपना अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वाकई में अगर ये सच है तो उनका आगे को लेकर के प्लान क्या है, सियासत में वो किस ओर जाने वाले हैं, ये सब कुछ बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सालों बाद अब गांधी फैमिली होगी एक। विपक्षी गठबंधन की ओर वरुण रहे हैं देख। अखिलेश से बढ़ रही है वरुण की यारी। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है वरुण की तैयारी? हम आपको वरुण की चुनावी तैयारी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वरुण और बीजेपी के बीच की दूरी को समझिए। वरुण गांधी के पास कई सालों से पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है। वरुण गांधी को सरकार में भी कोई काम नहीं मिला। मोदी 2.0 के मंत्रिमंडल में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वरुण गांधी लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। वरुण गांधी कई बार केंद्र सरकार के काम पर उंगली उठा चुके हैं। मतलब ये है कि बीजेपी ने वरुण गांधी को अलग थलग कर दिया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने भी बीजेपी से अलग राह चुन ली है। अब सवाल है कि वरुण गांधी वो कौन सी राह चुनने वाले हैं? तो सूत्रों की माने तो पीलीभीत या सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। समाजवादी पार्टी या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी दे सकती है वरुण गांधी को समर्थन। मतलब ये है कि इस बार वरुण गांधी विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवारी स्वीकार कर सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि इस बार उनकी चाची सोनिया गांधी की भी चुनाव लड़ने की उम्मीद बेहद कम है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इसी महीने बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिल्ली भी भेज दिए हैं। कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल, किन के नाम हैं, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 राज्यसभा सीटों के लिए इस महीने चुनाव होने हैं। लिहाजा यूपी में सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद यूपी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में 35 प्रत्याशियों के नाम हैं जो प्रमुख हैं। इनके बारे में जान लीजिए। कुमार विश्वास,
संतोष सिंह, ममतेश शाक्य, अमरपाल मौर्य, दिनेश शर्मा, अनामिका चौधरी, इसके साथ ही रिटायर हो रहे सभी 9 नामों को पैनल ने दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व सभी नामों पर विचार करेगा, जिसके बाद 7 उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगेगी। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, जहां इस बार 10 सीटों पर राज्यसभा सदस्य चुने जाने हैं। इस बार यूपी के लिए जीत का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। 403 = 37, यानी जीत के लिए एक उम्मीदवार को 37 वोटों की जरूरत होगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी 7 और एसपी 3 राज्यसभा सीटों को जीतने की स्थिति में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण परसों का तुम्हें याद होगा दीपिका, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर करारा वार किया और साथ ही सदन के अंदर अब की बार 400 के पार की एक बार फिर से गूंज सुनाई दी। अब ये जो टारगेट है वो सेट तो कर दिया गया है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए बीजेपी रणनीति भी बना रही है। जी हाँ, बड़े प्लान की तैयारी है, क्योंकि बड़ी जीत की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी और पूरी एनडीए कर रही है। ऐसे में क्या प्लान बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, गांव से लेकर शहर तक क्या अभियान चलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। जीत के इसी जश्न को बरकरार रखने और प्रधानमंत्री मोदी के दिए टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर झुकी है। लोकसभा चुनाव में 400 पार का टारगेट हासिल करना है, लिहाजा बीजेपी हर वो रणनीति को अपनाना चाह रही है जिससे वो सीधे हर एक वोटर से जुड़ सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव चलो अभियान के बाद बीजेपी 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा अभियान चलाने जा रही है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मुहिम का आगाज करेंगे। क्या है बीजेपी का गांव परिक्रमा अभियान, जरा इसे समझते हैं। हर घर तक पहुंचना मकसद, नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ना, पुराने वोटर्स को साथ रखना, गाँव-गाँव में कौमी चौपाल लगाना, मुस्लिम मतदाताओं तक पहुँच बढ़ाना। 40 दिनों तक ये अभियान चलेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 303 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पार्टी 2014 के चुनाव में 282 संसदीय सीटों पर विजयी हुई थी। पार्टी ने इस बार एनडीए का टारगेट 400 प्लस तय किया है, लिहाजा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है। देश में जीरो टॉलरेंस की नीति क्राइम को लेकर, और यही वजह है कि क्राइम वहां पर काफी कंट्रोल भी हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर अपराधी वारदात को अंजाम देंगे तो अगले ही चौराहे पर उनका हिसाब कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है फिरोजाबाद में। बिल्कुल, वहां पर अपराधी अपराध को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें घायल कर दिया। देखिए रिपोर्ट में पूरा अपडेट। जमीन पर गिरी गाड़ी से थोड़ी दूर पर पड़ा कारतूस और बदमाश के पैर में लगी गोली इस बात की तस्दीक करती है कि ये शातिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उससे पहले पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की है। पुलिस को खबर मिली थी कि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने वाला है, तभी पुलिस ने बदमाश को चौतरफा घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, ये बदमाश लूट छिनौती जैसी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। उस पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस बदमाश पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इंडिया पर एक कुवैत के संदिग्ध बोट को मुंबई पुलिस ने अरब सागर से पकड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर नाव पर 3 लोग सवार थे जो 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई पहुंचे थे। इनका मकसद क्या था, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। नाव कुवैत से आई। तो क्या टारगेट मुंबई था? तस्वीरों में दिख रही ये बोट कुवैत से 2500 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची तो मुंबई पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने बोट को अपने कब्जे में लेते हुए बोट से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों भारतीय हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो तीनों कुवैत से भागकर भारत पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो तीनों वहां काम करते थे। पैसे नहीं मिलने के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। तीनों कुवैत में नौकरी करने के लिए भारत से ही गए थे। इनकी बात में कितनी सच्चाई है, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, साथ ही उनके परिजनों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल हैं। ये बोट कुवैत से आ रही है तो उसने कुवैत की सीमा पार कैसे की? कुवैत की बोट लेकर कैसे आए? दक्षिण भारत जाने की बजाय ये लोग बोट लेकर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ क्यों आए? इतना ही नहीं, पूरे रास्ते में न किसी ने जांच की, न किसी ने पूछताछ की।
ऐसे में समुद्री सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।